हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल बॉन्डिंग पर वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह वीडियो मैं यह सोचकर बना रहा हूं कि आपने मेरे केमिकल बॉन्डिंग के सारे लेक्चर देखे हैं या फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है और आप आज रिवीजन करने जा रहे हो। तो सबसे पहली बात आती है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो वेरियस एटम को मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड आपके दो तरह से हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है और दूसरा वीक बॉन्ड हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? भी आपके जो आयोनिक बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद में मेटेलिक बॉन्ड आएंगे, उसके बाद में आपके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब वीक बॉन्ड को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दूसरा वैन डर वाल अट्रैक्शन होती है। अब इनमें कंपेयर करवा ले कि इनको आपसे कह दे कि इनको डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पर अरेंज करो, तो आपको पता है यह सबसे स्ट्रॉन्ग, यह है उससे वीक, यह है उससे वीक और यह मैंने इनको क्या कर दी, नंबरिंग दे दी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? आयोनिक होगा, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट, फिर वैन डर वाल फिर हाइड्रोजन और फिर वैन डर वाल अट्रैक्शन आएगी। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर ऑक्टेट रूल डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल लुईस एंड कोसेल ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जिस एटम या आयन की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होगा। तो अब कोई भी एटम है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे एग्जांपल ले लें सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और हमें पता है इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और यह स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका क्लोरीन होता है। क्लोरीन के केस में भी क्या होता है? लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, और यह अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इसने तो क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया और इसने लिया तो प्लस का साइन लगाया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, या फिर यह भी हो सकता है जैसे क्लोरीन की लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसे लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी दूसरा क्लोरीन एटम है, उसकी लास्ट सेल में भी क्या होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ठीक है, तो इससे भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 4 6 और 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो यह इलेक्ट्रॉन लूज करके, यह इलेक्ट्रॉन गेन करके और यह इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, सभी कंपाउंड इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में कौन से आ जाएंगे? वो एटम जिनकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। जैसे कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी 4 होते हैं। तो यह 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बट जिनमें वैलेंस सेल में, जिस एटम की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी। फॉर एग्जांपल बोरॉन है, इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह अगर 3 बॉन्ड बना ले तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाएगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6। इसी तरह से BeCl2 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दूसरा आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये कौन सी होगी? जो थर्ड पीरियड और उससे बिलो वाले एलिमेंट होते हैं वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लूं मैं SF6 का, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? भी इस तरह से बनाएंगे हम। तो इसके अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे कितने हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मतलब यह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है। तो यह भी तो लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। उसके अकॉर्डिंग तो क्या होने चाहिए थे? 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। बट यहाँ पे क्या है? यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हो रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे आपका NO है, इसमें भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं NO2, इसमें भी नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। ClO2, ClO3, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके अलावा आप एग्जांपल ले लो जो D ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन से लोगे? जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनमें भी क्या होता है? इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। सूडो
इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनकी लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यह भी लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है लुईस ऑक्टेट की, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है भाई? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होकर जो बॉन्ड बनेगा वह आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड का मैंने अभी बताया था, इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अलग से लिख देता हूं कि सोडियम है, यह अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अभी समझाया था मैंने, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन है, यह एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा? अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहां पर क्या होगी, यहां इलेक्ट्रॉन हमने दिया है, तो इस इलेक्ट्रॉन देने के दौरान जो एनर्जी में चेंज आता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वन मोल के लिए होगा भी अभी। और दूसरा देखो, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होगी? अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगी। तो इस अट्रैक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लेटिस एनर्जी, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज नोन एज लेटिस एनर्जी। और आपको यह ध्यान रखना है कि लेटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। चार्ज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी भी बढ़ेगी और साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी घटेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इनमें कंपेयर करवा ले कि लेटिस एनर्जी ज्यादा किसकी है। तो इस पे +1 चार्ज है, -1 है, +2 है, -1 है, +3 है, -1 है। तो चार्ज सबसे ज्यादा यहां होगा तो लेटिस एनर्जी इसकी ज्यादा है, फिर ये और फिर ये आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कंपेयर करवा ले कि लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से लेटिस एनर्जी ज्यादा किसकी है, चार्ज देखो दोनों में सेम है ना। चार्ज सेम है तो साइज से देखोगे, साइज क्या होता है? सोडियम का स्मॉल साइज है और सोडियम का लार्ज साइज है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिथियम क्लोराइड की लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में ये ध्यान रखना है भी कैसे बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन एटम है, इसकी लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट क्या, इसकी तो एक ही सेल होगी ना। तो इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब ध्यान रखना भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, बाकी अपना क्या करते हैं? ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसी तरह क्लोरीन में लास्ट सेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसे लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी डॉट के द्वारा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को दर्शाना या शो करना। तो इधर भी क्या होगा? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बना है उसे हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं भी, मेटेलिक बॉन्ड। मेटल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। एग्जांपल, जैसे आपका सोडियम है और दूसरा सोडियम है, ये मतलब मेटेलिक लेटिस की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते रहते हैं मेटल के अंदर। क्यों? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। अभी हमें पता है मेटल वही तो होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। और नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे? इसको भी अट्रैक्ट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है और इन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन शी मॉडल भी बोलते हैं।
जैसे समुद्र में पानी बहता है उसी तरह मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं और ये अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे उनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है और यही अट्रैक्शन क्या कहलाती है, मेटेलिक बॉन्ड कहलाएगी। ठीक है। अब देखो आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉर्मली तो क्या होता है, नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, बट मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है AlCl3 BeCl2। ठीक है, तो नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल के बीच में भी होंगे। या फिर मैं ये कहूँगा कि जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है वो जनरली उन एटम के बीच में बनेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और मेटेलिक बॉन्ड उनमें बनेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी। यानी ये मेटल के बीच में ही बनते हैं। और जो आयोनिक बॉन्ड मैंने अभी करवाया आपको वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनेगा। बट एक एक्सेप्शन भी है कि अमोनियम जैसे हाइड्रोक्साइड है या अमोनियम क्लोराइड है, यह क्या आयोनिक बॉन्ड है, यहां नॉन मेटल के बीच में बना है। ठीक है। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है भी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि यह तो शेयरिंग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बना, और इलेक्ट्रॉन की यहां एक वर्ड और लगा देंगे, इक्वल शेयरिंग के द्वारा बना है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक इसने दिया है, एक इसने दिया तो एक इसने दिया है। इक्वल शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यह बनता तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा ही है, बट यह इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग के द्वारा बनेगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग के द्वारा बनेगा। एग्जांपल देखो भी, जैसे आपका मैंने अभी बताया था कि जैसे BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और NH3 है, इसके पास हमें पता है क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो यह इसको डोनेट कर दे। ठीक है, डोनेट करने का मतलब यहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिया एक ने है और शेयर दोनों ने किया है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन की आपको पता है बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दूं, मैं साथ साथ लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रा करनी सिखा रहा हूं अभी आपको। और ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में एक तो डबल बॉन्ड आ गया। अब दोनों का ऑक्टेट देखो, हमें दोनों का ही एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उन सबका हमें क्या करना होगा, ऑक्टेट पूरा करना होगा। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। बट कार्बन के पास देखो 4 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो कैसे पूरा हो सकता है कि अगर यह ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां शेयर कर ले। ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, क्या ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड था, अब इसने दिया तो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एरो लगा दूंगा, जो देता है डोनर से रिसीवर की तरफ मैं एरो का साइन करता हूं। इसमें कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, एरो का साइन लगाएंगे। तो यहां एरो का साइन लगा दिया, तो अब एक लोन पेयर इसके पास हो गया और एक लोन पेयर इसके पास हो गया। तो मतलब यहां पर क्या है, दो तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर आप एरो ना लगाना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर प्लस साइन लगा दो और जो ले रहा है उस पर माइनस साइन लगा दो। ओवरऑल तो क्या हो गया, न्यूट्रल ही हो गया ना, प्लस माइनस न्यूट्रल, इसलिए CO आपका न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, तो मैंने साथ साथ लुईस डॉट आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करनी सिखा दी है और तीनों बॉन्ड मैंने बता दिया है यहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, नोट करो। अब बात करता हूं मैं फॉर्मल चार्ज की। किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे हम, जैसे एग्जांपल शुरू कर रहा हूं मैं ओजोन के साथ। तो ओजोन की स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं तो इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी और मुझे कह दे कि इसमें फॉर्मल चार्ज निकालो। पहले तो आपको क्या करना है, सबका ऑक्टेट पूरा करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होनी चाहिए, तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, प्लस करोगे और इस तरह से अरेंज करोगे कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। और ये ध्यान रखना, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। देखो भी, अब इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इस ऑक्सीजन को 2 नंबर दे दिया और इस ऑक्सीजन को 3 नंबर दे दिया और मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है भी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, लिखते जाना साथ साथ, और माइनस हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसे हम शेयर्ड पेयर भी कह सकते हैं। उन इलेक्ट्रॉन का हाफ करना है। हाफ क्यों करेंगे भी? जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है आधे इनके हैं आधे इनके हैं, ठीक है, तो इसलिए हाफ करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है? फॉर्मल चार्ज क्या होगा कि कोई भी एटम है उसके फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डेड स्टेट में उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। किसी भी एटम के फ्री स्टेट एंड बॉन्डेड स्टेट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके डिफरेंस को हम फॉर्मल चार्ज कहेंगे। देखो, अब इस ऑक्सीजन के बात कर रहा हूं मैं, पहले फर्स्ट की फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं मैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हमें कितने अभी 1 2 3 सॉरी ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना, हमें पता है। कैसे लिखेंगे? एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6, यानी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस करने कितने? 1 2 3 4 -4, माइनस जो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन है कितने अभी? 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इंटू 4 क्या आ जाएगा? 2। माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, यानी यहां पे कैसे लिखोगे? हाफ था ना ये, माइनस का 4 माइनस का 2 -6 हो गया, और ये +6 है, तो क्या आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरे का और निकालो भी, फॉर्मल चार्ज निकालना है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 है, और ये कितने हो गए? 2 4 6, हाफ इंटू 6 हो गए, मतलब 3, माइनस का 3 माइनस का 2 मतलब +1 आ गया। थर्ड पे निकालो फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, माइनस हाफ इंटू 2, क्योंकि बॉन्ड एक ही पेयर है ना, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1। तो इस पे +1 आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? -1। और एक आसान तरीका भी, ये बात ध्यान रखना कि कार्बन है वो मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन है 2 बनाएगा, और आपके जो हेलोजन है, मैं फ्लोरीन लिख देता हूं, 1 बनाएगा। इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर है, यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। इसके ऊपर 1 लोन पेयर हो, इस पे 2 लोन पेयर हो और इस पे 3 लोन पेयर हो, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया मैंने, ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ देखो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो कोई चार्ज नहीं है। बट यहाँ पर क्या है? लोन पेयर तो एक ही है, 2 नहीं है, मतलब 1 लोन पेयर इसने दे दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा? +1। और इधर देखो, इधर लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3, मतलब इसने 1 लोन पेयर लिया है तो -1। ठीक है, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब फॉर्मल चार्ज हम क्यों निकालते हैं? अभी हम देखते हैं भी, अब नंबर ऑफ कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर हो, यानी एक से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो उनमें से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी वो हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से निकाल सकते हैं। और मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी? जिसमें जो चार्ज सेपरेशन है वो मिनिमम होगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट है फजान रूल। फजान रूल की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कितने होंगे। क्या होता है फजान रूल? आपका जो एनाइन होता है उसका साइज बड़ा होता है, हमें पता है, और केटाइन है उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका क्या माना मैंने? केटाइन माना है, A+ है, और यह B- आपका एनाइन है। तो केटाइन की क्या होती है? पावर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनाइन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों भाई? क्योंकि केटाइन का Z इफेक्टिव होगा वो ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव ज्यादा है तो वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिससे एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएंगे? डिस्टोर्ट हो जाएंगे। एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा? डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट क्यों हो गया? क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इस न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गया, अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, और इसका साइज छोटा है तो यह आउटर इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। इस केटाइन की एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटाइन की तरफ खींचे चले जाना कहलाता है पोलराइजेबिलिटी। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब
जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी आयोनिक कंपाउंड में, उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गए तो एक बात ध्यान रखना भी, आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। और यहां क्या लिखूंगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। दूसरा, ये पोलर सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होते हैं, और ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। ये अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, पुअर होती है। तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यानी कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया तो उसके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, उसकी जो पोलर सॉल्वेंट में है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाएगी। अब ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। पहली बात डिपेंड करती है ये साइज पे। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी मैं पोलराइजिंग पावर को ऐसे लिखूंगा कि वह कैटायन के चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और इसे हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आयोनिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो उसके आयोनिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, यह मैं पे लिख रहा हूं पोलराइजेबिलिटी के लिए, कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा और वो उतना आसानी से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यानी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि ऑक्सीजन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा तो साइज ये मान लो 2 होगा तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, साइज उतना ही ज्यादा होगा। साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि आपसे कंपेयर करवा ले कि जैसे सोडियम क्लोराइड है और कॉपर क्लोराइड है, इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है या इनमें से ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगी, तो याद रखना कॉपर क्लोराइड में होगी। क्यों भाई, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इनकी क्या होगी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सूडो इनर्ट जो गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से हमेशा से ही ज्यादा होगी। ये ऑर्डर आप लिख ही लेना कि सबसे ज्यादा होगी सूडो इनर्ट की, उसके बाद में होगी 18+2 इलेक्ट्रॉन वालों की, जैसे आपके Pb+2 है, थेलियम+1 है ना। अब मैंने एक इनर्ट पेयर इफेक्ट पर लेक्चर बनाया हुआ है, वो देख लेना अगर आपको 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, या मैंने फजान रूल में डायरेक्ट समझा रखा है, उसको देख लेना। और उसके बाद में किसकी आएगी, जिनकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अब आपसे एक बात और ध्यान रखना कि आपसे कंपेयर करवा ले कि जिंक+2, कैडमियम+2 और मर्क्यूरी+2, इन तीनों में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनमें नीचे की तरफ जाओगे तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, यानी मर्क्यूरी+2 की ज्यादा है। यहां साइज के चक्कर में मत पड़ जाना कि साइज बढ़ गया तो पोलराइजिंग पावर घट गई, बिल्कुल नहीं, यह ऑर्डर आएगा, याद रखना, नोट करो। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम यह पता लगा सकते हैं कि आपका कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा। अब डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से करते हैं। मान लो आपके ए और बी एटम कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैंने माना कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो क्यू यूनिट है, यानी यह चार्ज आ गया नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव आया तो जाहिर सी बात है इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ए और बी के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, और आपको पता है दो एटम के जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब म्यू कैसे निकालेंगे हम, अगर चार्ज को मैं बॉन्ड लेंथ
से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है अभी, डीबाई, यूनिट डीबाई होती है। इसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू 0 आ रही है मतलब वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और अगर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो वो क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। और अब आपको जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई है उनके अकॉर्डिंग अगर शेप आ जाए, जैसे sp की लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप आ जाए, sp2 के केस में क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp3 में क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। यानी इनके अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आ जाए, यानी उसमें सिर्फ कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे BeCl2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BF3 मान लो, यहाँ पे CH4 मान लो। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी की शेप आ रही है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू 0 होगी और वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और अमोनिया का केस ले लो और उसकी शेप क्या आ रही है, पिरामिडल आ रही है, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी और मतलब यह क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। दूसरा आपके सिस और ट्रांस है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ CH3 लगाओ, यहाँ CH3, यहाँ H है, क्या है भाई, ये ब्यूटीन है आपका। और दोनों सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस, और अपोजिट साइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सिस आइसोमर होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगी। ये क्या आपका ट्रांस में ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है और सिस में क्या होते हैं, सेम जो एटम है वो सेम साइड है। ठीक है। तो सिस की ट्रांस से ज्यादा होगी। कैसे भाई, हमें पता है मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, तो अंदर की तरफ दे रहे हैं तो इनकी जो रिजल्टेंट म्यू की वैल्यू होती है वो ज्यादा होगी। और इनमें क्या होगा, ये अंदर की तरफ दे रहा है, ये अंदर की तरफ, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ट्रांस के केस में। बट हम सभी सिस और ट्रांस के केस में ये नहीं कह सकते कि सिस की ज्यादा होगी हमेशा ही ट्रांस से, बट कुछ केस ऐसे भी आते हैं जहां ट्रांस की सिस से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहां लगा देता Cl और यहां मैंने लगा दिया Cl। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यह इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट है, और यह क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब यहां ट्रांस की जो डाइपोल मोमेंट है वो सिस से ज्यादा होगी। सिस से ज्यादा कैसे हुई, यह अंदर की तरफ दे रहा था, यह इधर की तरफ खींच रहा है ना, यह मतलब क्या होगा, इसका इधर की तरफ आएगा, इसका इधर की तरफ आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट की कम हो जाएगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। म्यू का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो आपको आता ही है ना, जैसे मुझे म्यू रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे होगा, μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। ठीक है। तो इस फार्मूला से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। दूसरा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, यहां भी Cl है, दूसरा यहां Cl है, यहां Cl है, और तीसरा यहां Cl लगा हुआ है और यहां Cl लगा हुआ है। ठीक है। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, आइसोमर है ना ये एक दूसरे के। तो अब इसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यह नीचे की तरफ खींचेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इधर देखो, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 120 के लगभग आएगी, और यहां कितनी आ रही थी, एक दूसरे के अपोजिट थे तो 180 के लगभग, 180 आ रही है, यहां 120 आ रही है, और यहां क्या कर रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, यानी यहां 60 आएगी। अब हमेशा ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगी म्यू की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी थीटा और म्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है। या एक दूसरे के क्या होंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। तो यहां पे 60 की वैल्यू आ रही है, 60 वैल्यू है, मतलब यहां पर म्यू मैक्सिमम होगा और यहां पर म्यू मिनिमम होगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर डाइपोल मोमेंट है ऑर्थो की सबसे ज्यादा है, इन केस में फिर क्या आएगी, मेटा आएगी और फिर पैरा आएगी। ठीक है। और अपोजिट हो जाता है, जैसे यहां पर कोई, जैसे मैं लगा देता CH3,
यहां जैसे मैंने CH3 लगाया और यहां मैंने CH3 लगा दिया। अब क्या होगा भाई, अब देखो यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है पर CH3 अंदर की तरफ देगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे भाई, ये अंदर की तरफ दे रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो एरो इस तरह से जाएगा। अब आप एंगल यहां से नहीं बनाओगे, अब यहां से देखोगे, ठीक है। तो यहां एंगल क्या आ गया 120। अब इधर क्या है, यह इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ दे रहा है, अंदर की तरफ दे रहा है, तो यहां से जाएंगे इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एंगल क्या आ जाएगा 60। अब इधर क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ दे रहा है, एक डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो गया 0। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, थीटा 0 है, तो इसके लिए क्या होगी, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है ना। म्यू क्या था थीटा के, ये थीटा बना लेना भी, थीटा है, ठीक है। तो म्यू क्या है, थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा यहां 0 है, तो यहां म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस केस में पेरा सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, ये 60 का एंगल है मेटा होगा, और यहां पे 120 का एंगल है ऑर्थो आएगा, ठीक है। पेरा, मेटा और ऑर्थो। ये कब हुआ, जब एक तो क्या कर रहा था माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा प्लस आई से दे रहा है। अगर सेम ग्रुप होते, यानी दोनों सेम प्लस आई वाले हैं या माइनस आई वाले हैं, उस केस में क्या होगा, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर पेरा, और अपोजिट हो जाए तो फिर क्या होगा, पेरा सबसे ज्यादा होगा। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस को मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेंजीन की स्ट्रक्चर ले रहा हूं। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देख के हमें लग रहा है कि जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहां बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहां सिंगल बॉन्ड है मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहां फिर कम होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी, यहां ज्यादा होगी। यानी इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो अनइक्वल होनी चाहिए अगर स्ट्रक्चर को देखता हूं तो। बट हमें पता है इसमें सभी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। वो क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम क्या कहेंगे भी, एटम की पोजीशन है वो तो फिक्स रहती है, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी वो मूवमेंट करते रहते हैं। ये यहां से यहां जाएंगे, ये यहां से यहां जाएंगे, और ये यहां से यहां चले जाएंगे। तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी, यहां 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 डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, या फिर हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। और इनके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें पूरे में मूवमेंट कर रहा है, तो क्या मैं इसको डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या आप बेंजीन कैसे लिखते हो भाई, इस तरह से लिखते हो। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें सभी कार्बन के बीच में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है भी, आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड between two atom in all resonating structure upon में total resonating structure, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे जैसे समझो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे। मैं दो एटम ले लेता हूं, ये वाले, एक ये है, एक ये है एटम है। इन दोनों के बीच में हमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने बॉन्ड होंगे वो काउंट करने हैं। यहां कितने भी, 1 2। दूसरी स्ट्रक्चर है, यहां पे ये दोनों सेम ही लेने हैं आपको। यहां कितने बॉन्ड है, सिर्फ 1 है। कोई और स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं है। अगर और होती तो उनके भी इन दोनों एटम के बीच में जितने बॉन्ड थे वो लिखते जाते हैं। और डिवाइड में क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 1 2 2 होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5 आएगा, ठीक है। यानी यहां पे जो बॉन्ड है वो 1 से तो ज्यादा है बट 2 से कम है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनमें, सिंगल बॉन्ड से तो बड़ी होगी और डबल बॉन्ड से कम होगी। और यह जो बना है इसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही होती है, ये तो क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, और रेजोनेंस जो कंसेप्ट है वो भी हाइपोथेटिकल होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी कैसे डिफाइन करूंगा, मान लो दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, उनकी एनर्जी ये वाली है, ठीक है।
इनमें तो क्या आएगी, सेम ही आएगी। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल आएंगे या आयंस आएंगे जिनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, ये मान ली कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट की एनर्जी है या सेकंड की एनर्जी है, और यह माना मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है। तो इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सी होगी भी, जिसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ पे एनर्जी लिया मैंने, जिसकी एनर्जी कम होगी, मतलब इसकी एनर्जी कैनोनिकल में से देख रहे हैं तो इसकी एनर्जी कम है, तो यह मोस्ट स्टेबल है ना। और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से क्या लिखूंगा मैं, दोबारा समझो कि जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, लिख लेना, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, वो क्या कहलाएगी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको मैं दो कंसेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा, एक एनर्जी के और दूसरा ओवरलैपिंग की कंसेप्ट से। एनर्जी का पहले लेता हूं। मान लो कि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम को मैंने HA लिखा है, दूसरे हाइड्रोजन एटम को मैंने HB लिखा है, और ये एक दूसरे से मिलकर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जिससे क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा H2 का। समझाने के लिए मैंने A और B लिखा है। तो हमें पता है जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है। तो एक हाइड्रोजन यह है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन यह है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यह HA है और यह HB है। अब आपको पता है इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगे और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगेगा। ठीक है, और कोई भी बॉन्ड कब बनेगा भी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन हो फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब देखो, यह न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन लग गई। यहां पे यह इलेक्ट्रॉन और यह न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यह तो अट्रैक्शन होगी इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब रिपल्सन कौन कौन सी लग रही है, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगी, और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगी। ठीक है, यहां दो तरह के फोर्स लगे, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्सिव फोर्स लगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। बट यहां क्या हुआ कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट कर रहा है रिपल्सिव फोर्स से, इसलिए यहां पर बॉन्ड बन रहा है। और अगर रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन हो अट्रैक्टिव फोर्स से, तो वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर मैं केस ले लूं हीलियम का, हीलियम में क्या होता है, जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होता है, इसलिए हीलियम कभी भी He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अभी, यहां पर मैंने ले ली पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिया मैंने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और आपको पता है पहले एक एटम मैंने ये माना, दूसरा एटम ये माना हाइड्रोजन का, और जैसे ये पहले तो क्या थे, बहुत ज्यादा दूर थे, बहुत ज्यादा दूर है तो न उनमें कोई अट्रैक्शन है न कोई उनमें रिपल्सन है। ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं तो अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही लगेंगे, बट अट्रैक्शन क्या है, ग्रेटर देन रिपल्सन है, तो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पर मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और उससे और नजदीक लाना चाहूंगा, मान लो दो एटम है आपके, दूर से नजदीक आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, यहां तक आ गए, क्या इससे अंदर जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे अंदर और नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियस का रिपल्सन और बढ़ जाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे और बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या थे, पहले अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स थे, तो नजदीक आते जा रहे थे और एनर्जी है वो रिलीज होती जा रही थी। अब इससे नजदीक और नहीं जा सकते, अब और नजदीक जाएंगे तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन बढ़ गई है। तो यहां क्या लिखूंगा, अट्रैक्टिव फोर्स है वो ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स है, और यहां क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो गया रिपल्सिव फोर्स के, और यहां पर अगर और नजदीक लाता तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता, ग्रेटर देन हो जाता अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, तो यहां बॉन्ड बनेगा जहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्या है, इक्वल है, और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। और आपको पता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है।
तो यह डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी यहां से यहां तक की, इसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। किसी भी कंपाउंड के बीच में 1 मोल बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ये तो था एनर्जी की टर्म में, नोट करो। फिर ओवरलैपिंग के कंसेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब ओवरलैपिंग की टर्म में मैं बीवीटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं भी। ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन पहले सुनो भाई। पहले तो जो भी आपके कंबाइनिंग एटम है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, वरना नहीं है। समझो, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था मैंने। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, और दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1s में। दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ओवरलैप कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, दोनों की स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो मैंने अपोजिट स्पिन बनाई है, तो एक दूसरे को ये अप्रोच करेंगे तो इस तरह से मानो ये आपके ऑर्बिटल है, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। अपोजिट स्पिन है तो नजदीक आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पेनिट्रेट कर जाएंगे, और इस पेनिट्रेशन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इस ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा देखो कि अगर मैं हीलियम का एग्जांपल लेता, हीलियम में क्या होता है, 1s2 होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हीलियम होता है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते, और अगर क्या एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करके ये बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि हमने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहां बॉन्ड नहीं बनेगा, यह बात ध्यान रखनी है अभी। और स्पिन दोनों की अपोजिट होगी तभी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये हमने किसके टर्म में एक्सप्लेन किया, ओवरलैपिंग की टर्म में एक्सप्लेन किया, नोट करो। अब ओवरलैपिंग की बात करते हैं अभी। ओवरलैपिंग आपकी 3 तरह की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव कौन सी होगी, मान लो आपका p ऑर्बिटल है, p में आपको पता है प्लस और माइनस, लॉ में हम इंडिकेट करते हैं साइन, और प्लस के सामने प्लस अप्रोच कर रही है, यानी एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल की तरफ आ रहे हैं। p की शेप हमें पता है डंबल शेप होती है, और इसका जो पॉजिटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड की तरफ अप्रोच करेगा तो आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो यहां पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। नेगेटिव में समझो कि यह p ऑर्बिटल है, इसका प्लस और इसका माइनस इस साइड है, और अब अप्रोच कैसे कर रहा है, यहां पे क्या हो गया, आपका माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया, यानी प्लस माइनस के सामने अप्रोच कर रहा है, तो यहां नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। आप देखो, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पे प्लस का साइन लगा दे, यहां माइनस का साइन लगा दे और यहां माइनस लगा दे। माइनस का मतलब इसको घुमा के देखो, आप घुमा के देखोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। जीरो ओवरलैपिंग कैसे होगी, मान लो यह आपका p ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहां से s ऑर्बिटल आ गया, तो यहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। या फिर ये मान लो यह आपका px है और यह आपका py है, ठीक है, तो इनमें भी ये क्या है, py है और यह px है, इनमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, जीरो ओवरलैपिंग होगी। दूसरा, यहां पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, जैसे यह तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें, हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज ओवरलैप होता है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे प्लस साइन है, यहां माइनस साइन है, दूसरे का भी इस तरह से आ जाए प्लस माइनस, तो यहां पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। और यहां ऐसे हो जाता, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है और यहां प्लस है, ठीक है, साइन अपोजिट हो गए, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, नोट करो। अब ओवरलैपिंग और देखो भी कैसे कैसे पॉसिबल है। एक s दूसरे s के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा देखो कि आपका s है, p के साथ ओवरलैप करेगा, चाहे आपका px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, क्योंकि यह तो स्पेरिकल होता है ना, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीसरी बात आती है कि अब मैं pp ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं, तो pp ओवरलैपिंग में क्या होगा, अगर आपका px दूसरे px के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहां मैंने मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर y या z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो पाई बॉन्ड बनता, ठीक है। इसी तरह से py के साथ ओवरलैप कर रहा है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, y है, तो सिग्मा, और अगर यहां होता x या z तो पाई बॉन्ड बनता। इसी तरह से pz है, pz आ रहा है, एक दूसरे के साथ दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है z तो सिग्मा, और इसके अलावा x या y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो पाई बॉन्ड बनता। यह बात ध्यान रखनी है आपको।
यानी दोनों यही एक्स आ जाए जो ये इसके जो भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे पी एक्स कर रहा है तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा कोई और दिख जाए तो पाई। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब बात कर रहा हूं मैं पी एंड डी के ओवरलैपिंग की। अब आपका पी एक्स है और वो ओवरलैपिंग करे डी एक्स वाई के साथ, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हुआ आपका। अब एक बात ध्यान रखना भाई, दोनों में कम से कम एक एक्सिस तो कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी बचा कौन सा, वाई। वाई एक्सिस पे ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे भाई। स्ट्रक्चर बना के देखो इसे कि मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्या माना, वाई माना, तो यहां पर यह पी एक्स है और डी एक्स वाई कौन से होते हैं, ये वाले है ना। यहां एक्स आ गया, एक्स वाई, तो यहां आपको पता है साफ दिखाई दे रहा है। जहां भी डाउट दिखे स्ट्रक्चर बना के देख लो, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, या तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे या फिर ये डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एस ऑर्बिटल है हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है, पाई नहीं बनाता। पी है वो सिग्मा और पाई दोनों बनाता है, और आपके जो डी ऐसे हैं जो सिग्मा भी बनाते हैं, पाई भी बनाते हैं और डेल्टा भी बनाते हैं, बट ये तीनों पाई और डेल्टा ही बनाएंगे क्योंकि ये इनकी जो लोब होती है बिटवीन द एक्सिस होती है। सिग्मा वही बनाएंगे जिनकी लोब अलोंग द एक्सिस हो। तो आपको पता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की लोब है अलोंग द एक्सिस है, तो यह सिग्मा बना सकता है। ठीक है, और इसी तरह से डी जेड स्क्वायर है आपका। ठीक है, ये मान लो जेड एक्सिस है, तो यह भी आपका सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो कौन कौन बना सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यह सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह और यह, ये चारों आपके डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, और डी जेड स्क्वायर कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। ये बात ध्यान रखनी है। और अब यहां समझ आ गया होगा कि जो इनके बीच में एक्सिस कॉमन दिखे, एक्स कॉमन है तो उसको हटा दो, जो बच गया वाई, उस एक्स पे ये क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। पहले ये नोट कर लो भी। अब देखो भी इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। हमेशा ध्यान रखना इनमें पी और डी के बीच में ओवरलैपिंग तभी होगी जब इनमें कम से कम एक एक्सिस तो कॉमन हो जाए। यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस कॉमन है, तो इसको छोड़ के वाई पर को अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो उस पर पाई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ अगर पी वाई होता और यहाँ डी वाई जेड होता तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड पे क्या बनता, पाई बॉन्ड बनता। और यहाँ पी जेड होता और यहाँ डी जेड एक्स होता, जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या बनता, पाई बॉन्ड बनता। इसी तरह से अगर पी एक्स होता और यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, मैंने बताया था ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, एक्स होता, तो यहाँ सिग्मा, और यहाँ पी वाई होता और यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, और यहाँ वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो सिग्मा बॉन्ड बनता। और यहाँ पी जेड होता और यहाँ डी जेड स्क्वायर होता, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता। नोट करो। डी डी ओवरलैपिंग में क्या होगा अभी, जैसे आपका यहाँ डी एक्स वाई के बीच में ओवरलैपिंग होती, तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे एक्स हो चाहे वाई हो तो उस पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और इनके अलावा इन दोनों को छोड़कर जो एक्सिस है उस पर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा बॉन्ड समझ रहे हो ना क्या होता है। जैसे आपका ये मान लो कि यह है एक्स एक्स और यह है वाई एक्स, दूसरा मैंने ये लिया, यह एक्स एक्स हो गया, यह वाई एक्स हो गया ना। तो यहां पर क्या होगा, दो लोब इसकी और दो लोब इसकी ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रही है एक्स और वाई में। और अगर जेड एक्सिस होता, जेड एक्सिस क्या होता, ये ऊपर वाला होता, तो जेड एक्सिस में क्या करता, ये वाला इधर आ जाता इसके ऊपर, ये उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो इसमें क्या होता, चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती। तो यहां तो दो दो ओवरलैप कर रही है, यहां इसके चार के साथ ओवरलैप करती है। अगर मैं यह उठा के इसके ऊपर रखता तो उससे जो बॉन्ड बनता उसे मैं क्या कहता, डेल्टा बॉन्ड। तो यह एक्स, यह वाई और यह जेड एक्सिस, जेड पे क्या बन रहा है, डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। यानी इनमें जो एक्स हैं उनको छोड़कर जो बचे उस पर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह समझ गए होंगे, डी वाई जेड है और डी वाई जेड है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो अगर वाई और जेड से तो पाई बॉन्ड बनेगा, और जो बच गया, कौन बच गया, एक्स, डेल्टा। इसी तरह डी जेड एक्स है, जेड एक्स है, और इसमें क्या होगा, जेड और एक्स पे तो क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड बनेगा। बचा कौन सा, वाई, वाई पे क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पे मैंने ये लगा दिया, अगर प्लस लगाना चाहो तो प्लस लगा लेना।
तो इसमें मैंने कहा था ये क्या बनाते हैं अभी, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई तो ये बनाते ही नहीं है, क्योंकि इनकी लोब क्या होती है, अलोंग दी एक्सिस होती है, और इनकी क्या थी, बिटवीन द एक्सिस है। तो ये एक्स और वाई एक्स पे तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और जेड पे क्या बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर है, यह जेड एक्सिस पे क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और डेल्टा बॉन्ड यह बनाता नहीं है, ठीक है, नोट करो। अब बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा, उसके बाद में होता है डेल्टा, और उससे बाद में होता है पाई बॉन्ड। डेल्टा क्यों स्ट्रॉन्ग होता है अभी, पाई से, क्योंकि यहां पर एक की 4 लोब दूसरे की 4 लोब यानी 4 लोब के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, एक की 2 लोब और दूसरे के 2 लोब के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो मतलब यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग होगी, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आपसे कंपेयर करवा ले, एक तो पी पी के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, और एक एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, आपको पता है पी पी का डायरेक्शनल नेचर होता है, तो यह बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एस एस ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पी पी ओवरलैपिंग हो रही है, मान लो पी जेड के बीच में, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी पी जेड और एस के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, और यह स्ट्रॉन्ग होगी एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती थी ना, एक पी जेड होता और एक एस होता, तो यह सबसे स्ट्रॉन्ग, यह दूसरे नंबर पर और यह तीसरे नंबर पे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइज पे भी डिपेंड करेगा। साइज के जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगी। जैसे वन एस ओवरलैपिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि साइज इसका मिनिमम है। इसके बाद में क्या होगी, 1s 2p ओवरलैपिंग। उसके बाद में क्या होगी भी 2p ओवरलैपिंग। और उसके बाद में कौन सी होगी, 2p 2s ओवरलैपिंग। उसके बाद में होगी 2s ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां साइज सबसे छोटा है ना, यहां 1s है 2p है, डायरेक्शनल नेचर आ गया। यहां 2p है और यहां पे 2p 2s है, ठीक है, और यहां 2s है। इस तरह से ऑर्डर याद रखना है। या दूसरा आप ऐसे याद रखो कि 1s ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी 2s से, और 2s है वो स्ट्रॉन्ग होगी 3s से, ठीक है। और 2p ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग किससे होगी, 3p से, क्योंकि साइज बढ़ेगा ऑर्बिटल का तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नोट करो। अब बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो एग्जांपल से डिस्कशन शुरू कर रहा हूं भी। जैसे मीथेन है, इसमें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा 6 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। अंदर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह 2 बॉन्ड बनाएगा। बट हमें पता है कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब क्या होगा कि यह ग्राउंड स्टेट थी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, तो अब क्या होगा, एक s में हो गया और 3 p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। तो अब यह 4 बॉन्ड बना सकता है, और यह कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। और हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि 1s1 यानी s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह s है और ये वाले p है, 3p ऑर्बिटल है आपके, तो यहां s और s के बीच में ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होगा। और यहां पे दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, और इनके s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे sp ओवरलैपिंग होगी, यहां भी sp, यहां भी sp है ना। तो 3 जो बॉन्ड है वो कैसे बनेंगे, sp ओवरलैपिंग से बनेंगे, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बने यहां पर। 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड की जो लेंथ है वो इक्वल होगी क्योंकि sp ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और चौथा जो बॉन्ड बना है वो ss ओवरलैपिंग से बन रहा है, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बट एक्चुअल में क्या पाया गया, सभी के सभी बॉन्ड है उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, और इनकी एनर्जी भी क्या है, इक्वल है। तो मतलब यहां हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो समझो। अब क्या होगा कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करने पर जो नए ऑर्बिटल ऑब्टेन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिससे क्या होंगे, न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप
फॉर्म्ड। ठीक है, और यह जो इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल शेप के नए ऑर्बिटल बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, यानी इनकी sp और की मिक्सिंग होगी। ठीक है, मिक्सिंग होने से कितने ऑर्बिटल बनेंगे भी, हाँ ये बात और ध्यान रखने ना, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अगर 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और 4 ऑर्बिटल अगर मिक्स हुए हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो मतलब यहां पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, क्योंकि एक s है और 3 p है। ठीक है, और इनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, जो बॉन्ड बनेगा इनसे उसकी इक्वल होगी। ये बात ध्यान रखनी है, और ध्यान रखना भी यह मिक्सिंग क्या होगी, उन्हीं की होगी जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है। यह नहीं होगा कि 1s की 2s से मिक्सिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं होगा। 1s की 1s के साथ ही मिक्सिंग होगी। ठीक है, 2p है तो उसकी 2p के साथ मिक्सिंग हो सकती है, 2p की 3p के साथ मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि इनमें क्या होगा, एनर्जी गैप आ जाएगा। नोट करो, हाँ जी, एक टेबल बना लो, उसमें यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखो, यहाँ बॉन्ड टाइप लिखो, यहाँ एक्सपेक्टेड जियोमेट्री लिखो, यहाँ शेप लिखो और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो। देखो यहाँ मैं पहले ले रहा हूँ sp का, बॉन्ड टाइप होगा आपका AB2 टाइप, यानी दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है A के साथ। तो जियोमेट्री कैसे आएगी, जैसे A B के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो जियोमेट्री आपको दिख रही है, एक्सपेक्टेड जियोमेट्री और शेप दोनों ही सेम रहेगी, लीनियर आएगी। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप, BeCl2 दे सकते हो। दूसरा यहाँ पे P कोई भी हो सकता है, PX PY PZ, यहाँ ले रहा हूँ मैं sp2 का, एंगल भी देख लेना 180 है यहाँ पर। sp2 में क्या होगी, AB3 टाइप की बॉन्ड टाइप हो सकता है। तो जियोमेट्री कैसी होगी भी, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगल क्या है 120 का है। ठीक है, तो अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तो एक्सपेक्टेड जियोमेट्री और शेप सेम रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर मैं BF3 का। इसके बाद में आता है sp3 से पहले मैं इसमें ही दे देता हूँ कि अगर यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता तो शेप कैसी होती। तो अब मैं ऐसे करूँगा, 2 बॉन्ड पेयर यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ लोन पेयर है, और हमेशा ध्यान रखना ये कौन एक्सपेक्टेड जियोमेट्री तो सेम ही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, शेप बदल जाएगी। यहाँ पे शेप कौन सी होगी, ये वी शेप है या बेंट शेप है या एंगुलर शेप है, आपकी मर्जी है जो लिखना चाहो, वी बेंट या एंगुलर शेप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं यहाँ पे SO2 का। या फिर एक बात और ध्यान रखना, जहां भी अल्फाबेट नजर आ जाए आपको, मतलब ये शेप क्या होगी, हमेशा ही प्लेनर रहेगी। अल्फाबेट क्या होते हैं, ABCDDE, ये क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, तो यह प्लेनर रहेगी। लीनियर भी क्या है आपकी, प्लेनर है, और इसके तो नाम में ही प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर, तो यह भी प्लेनर होगी। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका sp3, तो P3 मतलब PX PY PZ तीनों यूज हो जाएंगे। तो एक बॉन्ड टाइप हो सकता है आपका AB4। ठीक है, तो A के साथ 4 बॉन्ड इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं, यानी टेट्राहेड्रल एक्सपेक्टेड जियोमेट्री होगी। और अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर ही हो तो शेप भी सेम ही आएगी। एग्जाम्पल CH4 का ले लेते हैं। और दूसरा बॉन्ड टाइप मैं ले लेता हूँ, अगर 3 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो यानी इस तरह से कोई शेप आ जाएगी। मैं अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, तो ये शेप कौन सी होगी, पिरामिडल। दूसरा कौन सा हो सकता है, AB2L2 टाइप हो, तो वाटर का एग्जाम्पल ले लो, यानी 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही क्या आपके लोन पेयर है, तो ये क्या होगी, वी बेंट या एंगुलर शेप हो गई। तो इसके बीच में एंगल क्या आएगा, नॉर्मल के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ पे एंगल क्या होता है, लोन पेयर की वजह से डिक्रीज होके 107 डिग्री के लगभग रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 104.5 डिग्री। नोट करो। नेक्स्ट लेते हैं sp3d। तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड टाइप आएगा आपका AB5 टाइप। एक्सपेक्टेड जियोमेट्री क्या होगी, PCl5 का एग्जांपल लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने क्या लिया, PCl5 का लिया। अब देखो जियोमेट्री क्या है, एक्सपेक्टेड आपकी ये है जियोमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये ट्राइगोनल हो गया और ये दोनों बाय पिरामिडल हो गए। यहाँ पर जो इन तीनों को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड,
और इन दोनों को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी। इक्वेटोरियल के बीच में एंगल है 120 का होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब यहां पर मैं एक बेंट रूल और बता देता हूं आपको। अगर आपसे पूछ लेता कि यहां पर PCl3F2 की होता तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते, तो हमेशा ध्यान रखना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो वहां आएगा जहां पर परसेंट एस करेक्टर कम होंगे, ठीक है। और परसेंट एस करेक्टर इसमें देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यह sp2 प्लस p और d का मिक्सचर से बनी है, यानी यह sp2 है और यहां पर क्या है pz और dz स्क्वायर है जो आपके बाय पिरामिडल बने हैं। तो मतलब यहां परसेंट एस करेक्टर मिनिमम है, परसेंट एस करेक्टर मिनिमम या ना के बराबर है, तो फ्लोरीन कहां आएगा, पिरामिड पे आएगा, यहां पर और यहां पर, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कहां रखोगे, जहां परसेंट एस करेक्टर कम हो, और परसेंट एस करेक्टर कहां पर कम है, आपके जो पिरामिडल पोजीशन है वहां पर कम है, ठीक है, नोट करो। दूसरा एक बात और लिख लो कि अगर डबल बॉन्ड लगाने होते हमें, कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता जैसे XeO3F2 है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो इसमें हमें पता है जैसे Xe है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, ठीक है। तो इससे तो हमें वैसे ही बेंट रूल से पता ही चल गया कि जो फ्लोराइड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये कहाँ आ जाएगा, आपका बाय पिरामिडल पे आ जाएगा, पिरामिड पे आएगा। और जो बच गए ऑक्सीजन वो कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, वो वहाँ जाएंगे जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। स्पेस ज़्यादा होने का मतलब कहाँ, जहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये नोट कर लो। ये तो हमने sp3d का वो कर लिया था जिसमें सारे के सारे क्या थे, बॉन्ड पेयर थे। अब मैं बात कर रहा हूँ जिनमें बॉन्ड पेयर भी हों, लोन पेयर भी हों। तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ SF4 का। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर मैंने अभी बताया इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। तो शेप कैसी है, ये सी शाह शेप है। जियोमेट्री जो एक्सपेक्टेड जियोमेट्री है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ऐसा होता कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ClF3, मतलब Cl आ जाएगा, एक F, दूसरा F और तीसरा F यहाँ आएगा, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक है। तो ये शेप आपको दिखाई दे रही है, बेंट टी शेप है ये। कौन सी, बेंट टी शेप। टी बेंट क्यों हो गई भी, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की, सॉरी लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लग रही है, यहाँ भी है लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लग रही है, इसलिए थोड़ा टिल्टेड है ये। एक और ले लेते हैं, जैसे ये AB3L2 टाइप है, और अगर होता AB2L3 टाइप, यानी 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक C, एक F है, दूसरा F है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। शेप कैसी है, ये लीनियर है, ठीक है, तो नोट करो। नेक्स्ट आपका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, या ज्योमेट्री होगी, सॉरी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। तो AB6 टाइप है, जैसे आप टेबल बना लेना, भाई मेरी टेबल तो आपको पता ही है इधर उधर हो गई है। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ डायरेक्ट SF6 का। तो कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6। शेप ऑक्टाहेड्रल है, सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ना यहाँ पर कोई इक्वेटोरियल है ना कोई एक्सियल है, सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सबके बीच में बॉन्ड एंगल भी इक्वल है, सारे क्या है, सिमेट्रिकली हैं। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ डी कौन कौन सा यूज होगा भाई, यहाँ एक तो dz² यूज होगा और एक d आपका यूज होगा x² y², ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर ऐसा केस आ जाता कि 5 बॉन्ड पेयर होते और एक लोन पेयर होता तो क्या बनता। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का एग्जाम्पल कर लेते हैं हम IF5 का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 F F F F F यहाँ लोन पेयर हो गया। इसके बाद में हाँ शेप कौन सी होगी भाई, स्क्वायर पिरामिडल है, ये स्क्वायर पिरामिडल, ये तो आपकी ऑक्टाहेड्रल थी। इसके बाद में आता अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो ऐसा एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, XeF4 का।
यहाँ पर एक एफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर क्या आ जाता, लोन पेयर आ जाता। ये हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में समझाना था, यही समझा दिया है। दोनों के लिए यूजफुल है भी, तो मुझे वहाँ पे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक, नोट करो। लास्ट आपका sp3d3। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहले शेप ट्रा करके दिखा देता हूँ मैं। इसमें शेप कैसी होगी भाई, पेंटागनल बाय पिरामिडल होगी। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है भाई, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से, तो ए बी 7 टाइप के होंगे, एक्सपेक्टेड है पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं IF7 का। हर जगह फ्लोराइड लगा दो। यहाँ पे क्या लगाओगे, आई, सेंटर में आई लगाओगे, यहाँ फ्लोराइड लगा दोगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो आपके इक्वेटोरियल है, यहाँ पर एंगल होगा 72 डिग्री का, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखनी है आपको। यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल है वो लार्ज है इक्वेटोरियल का, मतलब परसेंट एज करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा कहाँ होंगे, एक्सियल पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर कोई लोन पेयर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ परसेंट एज करेक्टर ज़्यादा है, और परसेंट एज करेक्टर कहाँ ज़्यादा है, एक्सियल पर। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, एक्सियल पे जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो लोन पेयर वाला एग्जाम्पल ले लें। एक है AB6L टाइप का, यानी जिसमें 6 बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो। तो एग्जाम्पल ऐसा क्या लें भाई, जिसमें 6 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो XCF6 का ले लेते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ XCF6 तो मैंने बनाए रखे हैं, और एक लोन पेयर यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड फ्लिपिंग हो जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड फ्लिपिंग के कारण आपके लगभग सभी जो फ्लोराइड है उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, और आपका जो लोन पेयर है वो फेस सेंटर पे आ जाएगा। नोट करो। नेक्स्ट है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, वैसे तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता दिया कि जो भी आपका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, उनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होकर वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि उनमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्सन मिनिमम हो, ताकि वो मैक्सिमम स्टेबल रह सके, ठीक है। तो इसी थ्योरी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। जैसे इसमें 4 बॉन्ड है, तो चारों बॉन्ड इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करके अरेंज हो गए हैं कि इनमें रिपल्सन मिनिमम है, और यह अरेंजमेंट कौन सी होगी, आपकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसने बताया कि रिपल्सन होती है वो लोन पेयर में होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगी, और फिर रिपल्सन होगी वो किस में होगी, बॉन्ड पेयर में होगी। दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगी, और उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में होगी, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में होगी। क्यों, मल्टीपल बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगी, है ना। तो अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका जैसे मुझे बॉन्ड एंगल ही बताना हो, मुझसे कंपेयर करवा ले कि बॉन्ड एंगल कैसे पता लगाओगे कि सबसे, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है या चेक करना है, तो कैसे पता लगाओगे कि सबसे ज्यादा किसमें है। तो पहली बात तो हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp है तो हमें पता है 180 होगा, sp2 है तो हमें पता है 120 होगा, अगर आपकी sp3 है तो हमें पता है 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और अगर sp3d2 है तो हमें पता है एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाए तो हम चेक क्या करेंगे, उसके ऊपर लोन पेयर चेक करेंगे। जितने लोन पेयर होंगे रिपल्सन उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मीथेन का तो मैंने ड्रा कर ही रखा है, एक अमोनिया का कर देता हूं और एक वाटर का कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा, यहाँ 107 होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे 104.5 डिग्री होगा। क्यों, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है नहीं। तो हमें पता है जितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ लोन पेयर रिपल्सन है, मैक्सिमम है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, और फिर सबसे मिनिमम होगी वो
बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगी। ये किसमें एक्सप्लेन किया गया था? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया था, और मैंने स्ट्रक्चर सभी बना के दिखाई दिया, वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन आपको दिखाई दे रही है, नोट करो। अब देखो मैंने बॉन्ड एंगल के दो फैक्टर बता दिए हैं, दो और बता देता हूं भी। तो अगर इनमें लोन पेयर भी सेम हो तो तीसरा फैक्टर हम देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, दो फैक्टर मैं बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जैसे NH3 है, PS3 है, ASS3 है, SbS3 है, BAS3 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो यहाँ एंगल क्या होता है 107 डिग्री के लगभग होता है, और इनका क्या होता है 90 डिग्री का लगभग होता है। क्यों भाई? क्योंकि ड्रैगो रूल आ जाता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रैगो रूल में क्या कहा गया था, थर्ड पीरियड और उससे बिलो वाले जो एलिमेंट है वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, साइड एटम क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए 2.5 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर वो अटैच है तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो वो प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे। और प्योर यहां पर कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं? पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल हमें पता है पी एक्स वाई जेड एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे है, तो इसलिए इनमें एंगल क्या आएगा 90 डिग्री का आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह से H2O H2S सो ऑन, उससे नीचे वाले उनमें भी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल यहां हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब आप बताओ मुझे, ये PF3 है, क्या यहां हाइब्रिडाइजेशन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए 2.5 से कम या 2.5 होनी चाहिए, और यहां पर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से ज्यादा है तो यहां हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, और अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो तो फोर्थ देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे आपका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, NF3 है, NCl3 है और NBr3 है, तो इनमें बॉन्ड एंगल देखो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं सिर्फ फ्लोराइड के केस में, और बाकी सभी के केस में क्या करेंगे, साइज से चेक करेंगे साइड एटम की। अगर साइड एटम फ्लोरीन है तो उसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, बाकी में साइज देखेंगे। देखो भी यहां से F जुड़ा हुआ है तो सेम ही रिजल्ट आएगा भी, इसका भी साइज देख लोगे तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है ब्रोमाइड का साइज बड़ा होता है, यहाँ रिपल्सन होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ क्लोराइड का क्या होता है, ब्रोमाइड से थोड़ा छोटा होता है, तो रिपल्सन कम होगी तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ेगा, है ना। और इसमें देखो फ्लोरीन का तो सबसे छोटा है। दूसरा इस केस में तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, तो फ्लोरीन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन रहते तो यहां रिपल्सन ज्यादा होता, बट यहां आ गए तो यहां डिस्टेंस ज्यादा रिपल्सन कम है, तो बॉन्ड एंगल और घट गया। तो सबसे कम इसमें होगा, फिर इसमें और फिर इसमें आएगा। नोट करो। अब करने जा रहे हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, और उनकी शेप है वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, दो तरह की पॉसिबिलिटी है कि एक तो दोनों कंबाइनिंग जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से आ जाए, यानी क्रेस्ट के सामने तो क्रेस्ट आ जाए और ट्रफ के सामने ट्रफ आ जाए, तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इस तरह से पॉसिबिलिटी होती कि एक का क्रेस्ट, थोड़ा डायग्राम आप अच्छा बना लेना भी, एक मिनट यहां बना देता हूं, इस तरह से होता, यानी इसका क्रेस्ट इसके ट्रैप के सामने, इसका क्रेस्ट इसके ट्रैप के सामने आ जाता, तो यहां क्या होती, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो ऑर्बिटल बनते उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे।
यहाँ कौन से बने थे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने हैं, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने हैं। इनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पहले इतना नोट करो। अब देखो भी, मैंने बताया कि आपको दो तरह के ऑर्बिटल बने हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करूंगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। टाइम कम है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ पाई 2px, इक्वल एनर्जी पाई 2py के, और इससे ज़्यादा होगी सिग्मा 2pz की। उसके बाद में आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एनर्जी इक्वल है इन दोनों की, और उसके बाद में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यह जो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर मैंने लिखा है वो यूज होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर वालों के लिए। नाइट्रोजन लिख लेना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जिनके एटॉमिक नंबर कम है उनके कॉम्बिनेशन के लिए यह यूज करेंगे। और जो नाइट्रोजन से अबव वाले हैं, ये तो लेस देन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन वाले, और जिनका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ग्रेटर देन है, ठीक है, उनके लिए कौन सा ऑर्डर होगा वो देखो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में सिग्मा 2pz आएगा यहाँ पे, यानी यह वाला यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद में पाई 2px, पाई 2py, उसमें क्या आएगा आगे पाई स्टार, बाकी सेम रहेगा अभी, बाकी कोई चेंज नहीं है। ये क्या था? 2px था, पाई स्टार 2px, यहाँ आ जाएगा पाई स्टार 2py, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, यानी यह मेनली किसके यूज करेंगे? ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए या नियोन के लिए यूज कर सकते हैं, ये वाला। तो देखो भी इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने से पहले एक बात और ध्यान रखो, हमें निकालना होगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? Nb माइनस Na/2। Nb क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। ठीक है, और याद रखना जितने ज़्यादा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे के सारे तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। ये ध्यान रखना है आपको। मैं पहले एग्जांपल देता हूं कार्बन का। ठीक है, और कार्बन में आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन करेगी तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भी? 12, और C2 बन रही है आपकी। तो मुझे 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो किस में भरूंगा? उसके लिए यह लगेगा, यूज होगा, है ना। N2 से कम आता है ना नाइट्रोजन का। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ चेंज सिर्फ यही हुआ है, एक में sp मिक्सिंग हो रही है, दूसरे में sp मिक्सिंग नहीं हो रही। अगर आपको sp मिक्सिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने मोटी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से पढ़ो। तो 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो रूल के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। यहाँ पे वही रूल लगेगा, चाहे आफाओ प्रिंसिपल हो, चाहे हुंस रूल हो, चाहे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, तो वही लगेगा यहाँ पर। तो 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ आएंगे, ठीक है, और 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे। इसके बाद देखो भी इन दोनों की एनर्जी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, इसकी सबसे कम है, फिर इससे इसकी ज्यादा है, इससे इसकी ज्यादा है, इससे इसकी ज्यादा, इससे इन दोनों की ज्यादा, इन दोनों की इक्वल है, फिर इन दोनों से इसकी ज्यादा, ये ऑर्डर है इस तरह से। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 हो गए, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 10 12 हो गए। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखो, 2 4 6 और 2 8, जिनमें स्टार नहीं है वो गिनो पहले। अब स्टार वाले गिनो, 2 2 4, 8 माइनस 4 होगा ना, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस करने हैं बाय 2, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर? 8 में से 4 गए, 4 बाय 2 2,
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो आप एक बात और देखो भाई, यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं वो पाई पाई ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो दोनों बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो हम क्या कहते हैं कि एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं, बट यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है वो पाई होंगे। इसी तरह से आप जब B2 बनाओगे तो उसमें भी जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर N2 का लिखोगे, अब N2 बनाने जा रहा हूं मैं, N2 में कितने होते हैं, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में 14 होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन भरो, 12 तो मैंने भर दिए हैं और 2 और भर दिए, ये हो गए 14। अब देखो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। देखो कैसे आएगा, कैसे आएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, ठीक है। 10 - 4 6/2 यानी 3 आ गया। 3 में से यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या है, सिग्मा से कम है, तो एनर्जी जिसकी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यानी नाइट्रोजन के केस में पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, बट यहाँ पाई बॉन्ड है वो सिग्मा से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एंटी बॉन्डिंग से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर जितना भी आया है उसमें 0.5 प्लस कर दो, ठीक है। और अगर एंटी बॉन्डिंग से मैं निकाल दूं तो, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 प्लस करना है। और अगर एंटी बॉन्डिंग में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो आप क्या करो, जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें से माइनस कर दो 0.5, ठीक है। आसानी से निकल आएगा आंसर आपका। तो अब दूसरा ऑक्सीजन के लिए बता देता हूं मैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वे 16 होंगे, यहां भरेंगे 2 4 6 8 10 12 14। और अब इनमें क्या करेंगे, पहले एक एक के भरेंगे ना, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। यहाँ तो हमें क्या, हमें पता था 2 2 आ जाएंगे, तो यहाँ एक एक के भरेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ भरेंगे, बट इसमें है ही 16। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, क्या होगा अभी, बॉन्डिंग में काउंट करो, 2 4 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, 2 4 5 6, तो 4/2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। दूसरा देखो, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इनमें आप देख रहे हो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन के केस में सारे के सारे पेड थे, मतलब वो डायमैग्नेटिक था, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पता लगा सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। और बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है। तो नोट करो ये। अब बात करें हम हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो एग्जांपल से डिस्कशन कर रहा हूँ भी। जैसे HF है आपका, यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, और इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है अभी, जैसे यह AH मान लिया, एक ही जगह कोई भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा एक ही जगह भाई, जैसे फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो सकता है। कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हो तो हो सकती है, और आपका CCl3 हो सकता है और CF3 हो सकता है, ठीक है। और यहां पर होगा B आपका, जो यहां एटम होगा उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे बी की जगह क्या क्या हो सकता है आपका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी वही है फोन है F1, और क्लोरीन। क्लोरीन मोस्टली क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका होगी जी, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर क्या इसमें रिलेशन है। इंटरमोलिकुलर मतलब एक से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका CCl3 CHOH होल ट्वाइस है, इसे बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। वैसे तो क्या होता है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो स्टेबल नहीं होते, बट इसमें एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं, दोनों स्टेबल है,
क्यों है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे होगी, जैसे कार्बन है, एक क्लोराइन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, और यहाँ आपको पता है क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। तो इनके बीच में क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होगी, जिससे यह स्टेबल हो गया। तो इसी तरह वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। भी वाटर में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह से देखो कि यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है? बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और इनमें क्या होता है? बीच में क्या आ जाता है? वैकेंट स्पेस आ जाता है। जैसे आइस बनती है तो वैकेंट स्पेस आ गया। वैकेंट स्पेस आ गया तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, मास उतना का उतना है, तो मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी कारण क्या होता है? जो आइस की डेंसिटी होती है लिक्विड स्टेट से कम होती है, और वह फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। और याद रखना, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। कई बार यह क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने H बॉन्डिंग पे पूरा लेक्चर बना रखा है, वो देखो आप। तो मेरी तरफ से केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।